एक बहुत ही खूबसूरत महिला की लाश दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास सड़क के किनारे पड़ी हुई मिलती है। पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस लगातार खोजने की कोशिश करती है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। शुरुआती 4 घंटों तक कुछ पता नहीं चलता कि यह महिला कौन है। इस बीच 4 घंटे बाद एक शख्स नारायणा पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और कहता है कि मुझे शिकायत दर्ज करवानी है क्योंकि मेरी पत्नी सुबह से लापता है। पुलिस को कुछ शक होता है और पुलिस उस व्यक्ति को इस लाश की फोटो दिखाती है तो फौरन ये व्यक्ति तंग हो जाता है, परेशान हो जाता है क्योंकि ये उसकी पत्नी की ही लाश थी। अब ये जो व्यक्ति था वो आर्मी में मेजर था और जो इनकी पत्नी थी उसका नाम शैलजा द्विवेदी था, जो कि बला की खूबसूरत औरत थी। शैलजा द्विवेदी के पति ने ही पुलिस को हिंट दिया, क्लू दिया और शक जताया कि मेजर निखिल, जो कि आर्मी में ही तैनात है मेरठ में, वो इस हत्या के पीछे हो सकता है। निखिल शैलजा द्विवेदी से पहली बार साल 2015 में मिला था नागालैंड में। उसके बाद फोन नंबर एक्सचेंज हुए, एक दूसरे से चैटिंग और फिर वीडियो कॉल पर बात होने लगी। 2018 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन शैलजा के पति ने शैलजा को वीडियो कॉल पर निखिल से बात करते हुए देख लिया। उसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई हुई और उन्होंने पूरी तरह से इस चीज पर रोक लगाने के लिए शैलजा को भी कहा और निखिल को भी कहा और फाइनली ये जो शादी का दबाव था ये कहीं ना कहीं शैलजा की मौत का कारण बन गया। और जब इस मामले में निखिल को पकड़ा गया तो इसमें धारा 302 जो कि मर्डर के तहत लगाई जाती है और धारा 201 लगाई गई जो कि एविडेंस के डिस्ट्रक्शन पर लगाई जाती है। जय हिंद। 23 जून का दिन है और समय है तकरीबन दोपहर के 1 बजे। अचानक से दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास सड़क के किनारे एक महिला की लाश मिलती है। अब महिला की लाश मिलने के बाद जब लोग जो आ जा रहे होते हैं वो देखते हैं एक महिला की लाश मिली है, फौरन पुलिस को कांटेक्ट किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है पर पुलिस को यह नहीं पता चलता कि यह लाश आखिर है किसकी। देखने पर बॉडी को यह लग रहा था कि यह लाश किसी अच्छे घर की महिला की है क्योंकि उसने अच्छे कपड़े डाले हुए थे। अब शुरुआत में पुलिस को यह लग रहा था कि कोई कार है, वो हिट एंड रन का केस है, वो पहले महिला को उसने टक्कर मारी और फिर वो भाग गया। अब फिर भी पुलिस को शक रहता है तो अपने शक को दूर करने के लिए, क्योंकि गले पर कुछ घाव के निशान थे यहां पर, तो पहले तो पुलिस को लगा कि कार ने आकर गले के ऊपर भी कार चढ़ा दी होगी तो शायद यहां पर घाव के निशान बन गए। मगर बाद में पुलिस ने फोरेंसिक की टीम बुला ली। अब फोरेंसिक की टीम वहां पर आई। फोरेंसिक की टीम ने साफ तौर पर कह दिया कि ये हिट एंड रन का केस नहीं है, बल्कि इसमें पहले इस महिला की हत्या की गई है और फिर उसके शव को यहां पर सड़क पर फेंका गया है, फिर उसके ऊपर कार चढ़ाई गई है। ये केस कुछ ऐसा है। अब पुलिस को फिर शक हुआ, जब फोरेंसिक की टीम ने ऐसा कुछ कहा तो पुलिस को शक हुआ कि शायद ये सब लूटपाट के इरादे से किया गया होगा। महिला के पास कुछ ज्वेलरी होगी, पैसे होंगे, उन्हें लूटा गया होगा, नहीं दे रही होगी तो उसको पहले मारा गया होगा, उसके बाद कार ऊपर चढ़ा दी गई होगी। अब यह सब कुछ चल रहा था। अभी तक महिला का कुछ नहीं पता। 3-4 घंटे बीत चुके थे। अब बजते हैं शाम के 4 और दिल्ली के नारायणा पुलिस स्टेशन में एक शख्स पहुंचते हैं अपनी शिकायत लिखवाने। उनकी शिकायत यह थी कि उनकी पत्नी सुबह से लापता है। लगातार वो फोन कर रहे हैं पर फोन भी उनका स्विच ऑफ जा रहा है। पुलिस वालों को वो शख्स बताते हैं कि पत्नी उनकी घर से निकली थी और जब उन्होंने बाद में लेट होने पर फोन किया तो उनकी पत्नी अब फोन नहीं उठा रही है और फोन बल्कि बंद जा रहा है। अब पुलिस को, क्योंकि इन द मीन टाइम ऐसा हुआ था कि वो महिला की जब लाश मिली तो वो मीडिया में भी चल पड़ी थी खबर। इस बीच पुलिस स्टेशंस को सभी को अलर्ट किया गया था और नारायणा पुलिस स्टेशन में भी उस महिला की लाश की फोटो भेज दी गई थी। अब पुलिस वालों ने सोचा कि ये लाश की फोटो दिखाकर देखते हैं, क्या पता। तो उन्होंने उस शख्स को वो महिला की लाश की फोटो दिखाई। अब जैसे ही लाश की फोटो दिखाई तो वो शख्स हैरान, बिल्कुल परेशान हो गया क्योंकि वो जो लाश थी वो उस शख्स की पत्नी की लाश थी और वो उसे पहचान गया था। वो डर गया, घबरा गया। ये सब कैसे हुआ, उसने पुलिस वालों से पूछना शुरू किया तो पुलिस ने बताया कि दिल्ली कैंट के मेट्रो स्टेशन के पास सड़क के किनारे ये लाश पड़ी हुई मिली है और पुलिस लगातार इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। अब जब उस शख्स ने अपना इंट्रोडक्शन दिया पुलिस को तो पुलिस भी हैरान रह गई और पुलिस समझ गई कि ये हाई प्रोफाइल मामला है क्योंकि वो शख्स आर्मी में मेजर था और ये एक मेजर की पत्नी थी जिसकी लाश सड़क के किनारे मिली थी।
अब पुलिस के अधिकारियों को जब ये सारी कहानी बताई गई तो इसकी जांच बहुत तेजी से करने की बात, डायरेक्शंस जो है वो पुलिस के सभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को दी गई। तो उसके बाद पता लगा कि ये जो महिला है ये मेजर की पत्नी है, शैलजा द्विवेदी इस महिला का नाम है। अब जो शैलजा है वो अमृतसर की, पंजाब के अमृतसर की रहने वाली थी। कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी और इन दोनों को, इस कपल को एक लड़का भी था जो कि लगभग 6 साल का था। और अब कुछ समय पहले ही ये जो मेजर हैं इनका ट्रांसफर दिल्ली में हुआ था और ये पूरा परिवार आर्मी के क्वार्टर्स में दिल्ली में रहा करता था। ठीक ठाक खुशहाल परिवार चल रहा था। अब शुरुआत में पुलिस को शक हुआ थोड़ा, तो उन्होंने मेजर साहब जो कि थाने में पहुंचे थे उनसे ही पूछताछ करनी शुरू की। तो इस व्यक्ति ने बताया, इस मेजर ने बताया कि उनकी पत्नी का कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि उनके पैर में चोट लग गई थी, जख्म बन गया था। उसके बाद वो आर्मी हॉस्पिटल में गई अपना इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि आप अपनी फिजियोथेरेपी करवाइए। उसके बाद वो रोजाना फिजियोथेरेपी के लिए जाती, ड्राइवर उन्हें वहां पर छोड़ता, वो फिजियोथेरेपी करवाती और रोज ड्राइवर उन्हें वापस घर लेकर आ जाता था। अब इसी तरह से 23 जून के दिन भी ये महिला फिजियोथेरेपी करवाने वहां पर हॉस्पिटल में पहुंची थी। ड्राइवर ने रोज की तरह उन्हें छोड़ा और वो वहां से निकल गया। पर जब रोज की तरह वो एक निर्धारित समय पर अस्पताल के बाहर पहुंचा तो महिला बाहर नहीं आई, शैलजा बाहर नहीं आई। वो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हॉस्पिटल के अंदर गया तो हॉस्पिटल के अंदर पता चला कि आज शैलजा हॉस्पिटल गई ही नहीं। अब जब शैलजा हॉस्पिटल नहीं गई तो ये सुनकर ड्राइवर भी हैरान परेशान रह गया। उसके बाद उसने मेजर साहब को फोन मिलाया और बताया कि मैडम का कुछ पता नहीं चल रहा है और हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि आज मैडम अस्पताल में पहुंची ही नहीं है। और शैलजा के फोन पर जब भी उनके पति फोन कर रहे थे तो वो फोन स्विच ऑफ जा रहा था। अब इस बीच पति भी परेशान, वो ड्राइवर तो परेशान था ही। उनके जो पति थे शैलजा के, जो कि मेजर थे, उन्होंने फोन मिलाया शैलजा के दोस्तों को। दोस्तों ने कहा कि हमारे पास तो नहीं आई। उसके बाद उनके घर पर फोन किया तो घर पर भी उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद जब थक हार कर बार बार फोन करके फोन भी नहीं मिला, कोई क्लू भी नहीं मिला, तो पुलिस थाने में मेजर साहब पहुंच गए। और पति से जब पुलिस ने पूछा कि आपको क्या कोई शक है किसी व्यक्ति पर, तो उसके बाद पति ने पूरी स्टोरी जो बताई उसे सुनकर पुलिस कुछ हैरान रह गई और एक नई थ्योरी पर काम करने लगी। तो पुलिस शैलजा द्विवेदी के पति से पूछताछ करती है और पूछती है कि क्या आपको किसी पर शक है। वो बताते हैं कि मुझे मेजर निखिल राय हांडा पर शक है। पुलिस बिना समय गवाए सीसीटीवी कैमरे देखने लग जाती है। सबसे पहले हॉस्पिटल का सीसीटीवी कैमरा देखा गया। जब वो कैमरा देखा गया तो उसमें दिखाई दिया कि 23 जून को जब ड्राइवर शैलजा को छोड़ने अस्पताल में गया तो अस्पताल के बाहर वो कार से उतरी और उतरने के बाद जब ड्राइवर वहां से चला गया तो वो एक कार वाले के पास गई और उससे कुछ बात करने लगी। और ये कार निखिल हांडा की थी। अब इस कार वाले से बात कुछ देर करने के बाद वो कार में बैठ जाती है और कार वहां से चली जाती है। अब पुलिस इसके साथ ही ना सिर्फ सीसीटीवी पर रिलाई कर रही थी बल्कि इसके साथ ही मोबाइल लोकेशन और इसके साथ कॉल रिकॉर्ड्स को भी देख रही थी। मोबाइल लोकेशन जो है मौत से कुछ देर पहले तक का वो देखा गया, फोन स्विच ऑफ होने से कुछ देर पहले तक का देखा गया। तो निखिल राय हांडा और शैलजा द्विवेदी की सुबह से कई बार बात हो चुकी थी। सुबह 10 बजे पहली बार बात हुई थी, उसके बाद कई बार बात हुई और 12 बजे तक भी दोनों के बीच मोबाइल से बात होती रही। अब 24 जून आ जाता है और पुलिस की टीमें गठित कर दी जाती हैं। पुलिस को पूरी तरह से शक हो चुका था कि सब कुछ निखिल हांडा ने ही किया है और पुलिस निखिल हांडा की तलाश में जुट जाती है। पुलिस को पता लगता है कि निखिल हांडा मेरठ के आर्मी कैंट में इस समय पोस्टेड है और पुलिस सबसे पहले रास्ते के जो टोल प्लाजा है वहां की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। एक टोल प्लाजा पर पुलिस को सीसीटीवी के अंदर निखिल की गाड़ी मिल जाती है। तो पुलिस को यह श्योर हो जाता है कि निखिल ये मर्डर करने के बाद मेरठ की तरफ गया है। सीधा पुलिस टोल प्लाजा की सीसीटीवी देखने के बाद पहुंच जाती है मेरठ। अब मेरठ में जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के पास इस दौरान, ये जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, प्रीलिमिनरी जो है इंक्वायरी कहेंगे इसे क्योंकि शुरुआती जांच है, तो पुलिस को यह भी पता चलता है कि निखिल के पास जो एक सार्वजनिक नंबर है उसके अलावा भी एक और नंबर है जो कि बहुत कम लोगों के पास है। पुलिस उस नंबर को ट्रेस पर लगाती है और उसे ट्रेस करते हुए
आर्मी कैंट पहुंचती है। वहां पर पता चलता है कि अब से कुछ देर पहले ही मेजर निखिल यहां से निकल चुके हैं। उसके बाद पुलिस पीछा करते करते जो है वो कार का आगे बढ़ती है, और थोड़ी देर बाद जब जैसे ही पुलिस को वो कार दिखने लग जाती है, निखिल की कार, पुलिस एकदम से ओवरटेक करके उस कार के बीच में बैठे शख्स को, जो कि कार को चला रहा था, मेजर निखिल राय हांडा, उसको बाहर निकालती है और उसको फौरन अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद निखिल को दिल्ली लाया जाता है और वहां पर पूछताछ की जाती है। पहले निखिल इस महिला को, शैलजा द्विवेदी को, पहचानने से ही इनकार कर देता है। वो कहता है मैं इसको नहीं जानता। उसके बाद निखिल कुछ बातें धीरे धीरे कबूल करने लगता है। जब सख्ती से पूछताछ होती है तो वो बताता है कि साल 2015 में उसकी शैलजा से पहली बार मुलाकात हुई थी। अब जब पहली बार मुलाकात हुई तो ये मुलाकात हुई थी नागालैंड के दीमापुर में, जहां पर वो पोस्टेड था, और शैलजा के पति मेजर जो है आर्मी में, वो भी वहीं पर पोस्टेड थे। पूरा परिवार, शैलजा, उनका बच्चा, उनके पति वहीं रहा करते थे, और वो धीरे धीरे शैलजा के पति का अच्छा दोस्त बन गया था। और निखिल वहां पर अकेले रहते थे, इसीलिए एक दिन जो शैलजा के पति हैं वो दोस्ती के नाते उन्हें अपने घर ले आते हैं, और शैलजा से उनकी पहली बार मुलाकात होती है, फोन नंबर एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद कभी कभी इन दोनों के बीच में बातचीत हो जाया करती थी, फिर चैटिंग शुरू होती है। उसके बाद चैटिंग से बात फिर लंबी लंबी फोन कॉल्स में जो है बदल जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे ये वीडियो कॉल पर भी बातचीत शुरू कर देते हैं। अब वीडियो कॉलिंग तक का सिलसिला लगातार चलता रहा। 2015 में ये सिलसिला शुरू हुआ और 2018 तक बेरोक टोक ये सिलसिला चलता रहा। अब 2018 में एक दिन जो शैलजा है वो निखिल से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, और अचानक से जो शैलजा के पति हैं मेजर, वो वहां पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो किसी लड़के से बात कर रही है। उनको सारी कहानी पता लगती है। वो शैलजा पर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और उसे कहते हैं कि आगे से जीवन में कभी भी शख्स से बात ना करना। मेजर यही नहीं रुकते, बल्कि वो निखिल से भी मिलते हैं और उसको मिलकर समझाते हैं कि दोबारा से तुम मेरी पत्नी से संपर्क मत करना, बात को यहीं पर रफा दफा कर दो। और कई दिन तक फिर दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। शैलजा भी रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है, मगर कुछ दिनों के बाद फिर से निखिल कोशिश करता है शैलजा से कांटेक्ट करने की। अब अप्रैल 2018 में जो ट्रांसफर है वो हुई थी शैलजा के पति की दिल्ली में, और निखिल की इससे पहले ही ट्रांसफर हो चुकी थी मेरठ में। तो लगभग दिल्ली और मेरठ में कोई ज्यादा फासला भी नहीं है, तकरीबन 1.5 या 2 घंटे की ड्राइव है। तो निखिल ने शैलजा को बात करने के लिए एक बार फिर से इंसिस्ट करना शुरू कर दिया, मगर शैलजा अब रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी और बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। जब निखिल ने ज्यादा इंसिस्ट किया तो शैलजा ने उसके फोन उठाने भी बंद कर दिए थे, और इस बात से निखिल जो है वो काफी परेशान था कि शैलजा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। अब देखिए, इसे समझिए कि निखिल जो है, जो मेजर है आर्मी में, वो एक शादीशुदा व्यक्ति है। यहां पर शैलजा भी, उनके पति भी मेजर हैं, तो वो भी शादीशुदा है। तो इन दोनों का भी एक लड़का है और निखिल का भी एक लड़का है। ठीक ठाक मैरिड लाइफ थी, बट निखिल जो है वो लगातार शैलजा पर शादी का दबाव बना रहा था। वो फोन कर रहा था, बातचीत करने के लिए इंसिस्ट कर रहा था, मगर शैलजा उससे बातचीत नहीं कर रही थी। अब फिर अचानक से, जो मैंने आपको पहले बताया, शैलजा का एक्सीडेंट हो जाता है और वो आर्मी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने जाती है। अब आर्मी हॉस्पिटल में उसको बताते हैं कि आपको फिजियो करवानी पड़ेगी, काफी दिन आपकी फिजियोथेरेपी चलेगी, तब कहीं जाकर आप ठीक होंगी। अब जैसे ही निखिल को यह बात पता चलती है तो निखिल किसी बहाने से आर्मी हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां पर डॉक्टरों को कहता है कि मुझे माइग्रेन है और माइग्रेन का इलाज करवाना है। अब इस बहाने से वो हॉस्पिटल में रुका हुआ था और बार बार शैलजा से मिलने की कोशिश कर रहा था, मगर शैलजा ने उसको ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। निखिल वापस चला जाता है, एक नया प्लान सोचता है, क्योंकि शैलजा तो डेली हॉस्पिटल जा रही थी। निखिल अपने ठीक ठाक बच्चे को बीमार बताकर अस्पताल में भर्ती करवा देता है, और यही जो है पूरा एक्सक्यूज देकर छुट्टी भी ले लेता है। उसको सरकारी छुट्टी मिल जाती है। उसके बाद वो अस्पताल में, आर्मी हॉस्पिटल में पहुंचता है, वहां पर अपने लड़के का इलाज करवाना शुरू कर देता है। अब निखिल लगातार ट्रेस कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से वो शैलजा से मुलाकात कर पाए। उसने कई बार कोशिश की, शुरुआत में शैलजा ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद शैलजा से जब उसने इंसिस्ट करके बात की तो शैलजा ने उससे बात भी करनी शुरू कर दी और उसका फोन भी उठाना शुरू कर दिया। अब फिर भी निखिल को लग रहा था कि कहीं शैलजा मुझसे दूर ना चली जाए, तो वो शैलजा को कहता है कि एक बार तुम मुझसे आकर मिलो, सिर्फ एक बार मुझे मौका दे दो। अब फिर 23 जून का दिन आता है और शैलजा अस्पताल में पहुंचती है फिजियोथेरेपी करवाने, गाड़ी से उतरती है, पर वो अस्पताल जाने के बजाय निखिल की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। अब रास्ते में निखिल गाड़ी रोकता है
और वो शैलजा पर एक बार फिर से दबाव बनाने लगता है शादी का। वो बार बार उसे कह रहा है कि अपने पति को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। इस बीच वो अपनी पत्नी को भी फोन करता है, शैलजा को दिखाने के लिए अपनी पत्नी को फोन करता है और अपनी पत्नी को कहता है कि मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहता हूं, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। अब शैलजा हालांकि ये कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, अपने पति को नहीं छोड़ सकती, यू आर ओनली एंड ओनली माई फ्रेंड, और मैं तुम्हें फ्रेंड ही समझती हूं, और अगर तुम नहीं हटे तो मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा दूंगी, इसकी शिकायत कर दूंगी, तुम पर कार्रवाई हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी। अब निखिल जो है उसे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। थोड़ी देर में निखिल कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा। निखिल अचानक से चाकू निकालता है अपनी जेब से और वो शैलजा पर वार कर देता है, गर्दन पर वार करता है और कई जगह पर वार करता है। शैलजा मर जाती है थोड़ी देर में। उसके बाद निखिल थोड़ी दूर गाड़ी चलाकर ले जाता है और शैलजा के मोबाइल को कूड़ेदान में फेंक देता है। उसके बाद वो सोचता है कि अगर मैंने शैलजा की लाश को गाड़ी में रखा तो थोड़ी देर में पकड़ा जाऊंगा। वो फौरन शैलजा की जो लाश है उसको गाड़ी से नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो गाड़ी को पीछे ले जाता है और शैलजा की लाश के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। वो ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार करता है। और उसके बाद वो मोबाइल पहले ही फेंक चुका था और जो निखिल है वो वहां से चला जाता है। जिस घर में वो दिल्ली में पिछले काफी दिन से रुका हुआ था उसी घर में पहुंचता है, वहां पर जाकर फ्रेश होता है, नहाता है और नहाने के बाद वो एक बार फिर से हॉस्पिटल की तरफ जाता है। वो अब ये देखना चाहता था कि क्या सब कुछ कंट्रोल में है, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वो वहां पर देखता है कि सब कुछ शांति में है, नॉर्मल डे लाइफ चल रही है और अब उसके मन में ख्याल आता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, अब मैं कार को ठिकाने लगा देता हूं, क्योंकि उसमें ब्लड स्टेन्स थे, खून के निशान थे, खून के धब्बे थे शैलजा के। तो वो पहले सोचता है कि मैं दिल्ली में जाकर गाड़ी को धुलवा लेता हूं कहीं पर, मगर उसको लगता है कि शायद अगर पुलिस ने अपनी जांच तेज की और कहीं में पकड़ा गया तो सही नहीं होगा, तो मैं मेरठ के लिए निकलता हूं। सीधा मेरठ निकल जाता है, कार धुलवाने की कोशिश करता है, पर इस बीच पुलिस भी लगातार कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल रही थी, पुलिस लगातार चेक कर रही थी, इन्वेस्टिगेट कर रही थी मामले को गहनता से। और इस बीच जो शैलजा के पति हैं, जो आर्मी मेजर हैं, वो बता चुके थे कि उन्हें शक है मेजर निखिल राय हांडा पर। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पिछले 6 महीने में निखिल शैलजा को 3,352 बार कॉल कर चुका था और इतनी ही बार उनकी बात हो चुकी थी। कई कॉल्स तो उनकी कई कई घंटे तक चली थी और हत्या वाले दिन भी सुबह 10 बजे इनकी बातचीत होनी शुरू हुई, अलग अलग कॉल्स हुई और 12 बजे तक ये बातचीत चलती रही। शुरू में निखिल ने कहा कि उसे अचानक गुस्सा आ गया और इस वजह से उसने ये मर्डर कर दिया, पर बाद में उसने ये बात कबूली कि उसने ये प्री प्लान तरीके से किया था, क्योंकि पुलिस ने जब पूरी तरह से डाटा रिकवरी भी जो पुलिस करती है बाद में मोबाइल की, तो उसमें यह बात निकल कर आई कि हत्या से एक दिन पहले यानी कि 22 जून को निखिल ने अपने मोबाइल में गूगल में जाकर सर्च किया था कि हाउ टू किल समवन। वो उसके तरीके सोच रहा था, तरीके खोज रहा था कि कैसे किसी को मारा जा सकता है। तो ये एक पूरा प्री प्लान्ड मर्डर था और उसने अपने पास चाकू भी रखे थे, 2 चाकू उसकी गाड़ी से पुलिस ने बरामद किए। और इसके साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें यह पता चला कि निखिल के पास 2 फेसबुक आईडीज थी, 2 मोबाइल थे और वो अपनी जो फेसबुक आईडी थी जो दूसरी वाली, उसके जरिए लड़कियों से संपर्क किया करता और हत्या के समय भी वो 2 लड़कियों के साथ संपर्क में था। तो कुल मिलाकर पुलिस की ये जांच है, पुलिस की ये थ्योरी है, फिलहाल मामला कोर्ट में है। हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि ये सब कुछ ऐसे ही हुआ होगा, ये सब कथित तौर पर हुआ है पुलिस के मुताबिक। अब मामला कोर्ट में है। इस मामले में 2 मेन धाराएं लगाई गई हैं निखिल राय हांडा पर। एक है धारा 302 जो आप सभी जानते हैं और दूसरी है धारा 201 आईपीसी की। अब धारा 302 वो तो आप किसी का भी कोई मर्डर करता है तब लगती है। इसमें साफ तौर पर लिखा है whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। यानी कि अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो उसको फांसी की सजा मिलेगी या फिर उम्र कैद मिलेगी और साथ में फाइन भी होगा। और इसके साथ ही जो दूसरी धारा लगी है वो लगी है आईपीसी की धारा 201 कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। यानी पुलिस को गलत जानकारी दी जा रही है या फिर जो भी एविडेंस है, सबूत है, वो उस व्यक्ति द्वारा मिटाए गए हैं। तो उसके बाद जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो पुलिस धारा 201 लगाती है। फिलहाल मामला कोर्ट में है और लगातार निखिल का कोर्ट में यह पक्ष है कि मैं
जो है इस मामले में पूरी तरह निर्दोष हूं। जब इस मामले पर फैसला आएगा उसे भी इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।